नमस्कार। आज 29 जून 2025 है और हम दुनिया भर की और भारत की कुछ मुख्य खबरों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास अलग-अलग स्रोतों से जानकारी है और कोशिश यही है कि इनमें से जो सबसे अहम बातें हैं वो निकाली जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि दुनिया में और ख़ासकर भारत में क्या चल रहा है, इन घटनाओं के क्या मायने हैं। शुरुआत यूरोप से करते हैं। वहाँ जून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की बात हो रही है। स्पेन और कई दूसरे हिस्सों में तापमान मतलब नए रिकॉर्ड बना रहा है। यहाँ तक कि विंबलडन का जो पहला दिन था वो भी अब तक का सबसे गर्म रहा। हाँ, और ये सिर्फ आप देखिए मौसम की खबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन कैसे हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डाल रहा है। खेती-बाड़ी हो, खेल हो या फिर रोजमर्रा की हमारी ज़रूरतें, बुनियादी ढांचा। और सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसी चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार भी है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो हांगकांग से एक थोड़ी चिंता वाली खबर है। वहाँ का एक काफी पुराना लोकतंत्र समर्थक समूह है, लीग ऑफ सोशल डेमोक्रेट्स। उन्होंने खुद को भंग करने का फैसला किया है। वजह बताई जा रही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दबाव। तो अब वहाँ कोई औपचारिक रूप से लोकतंत्र समर्थक दल बचा ही नहीं है। जी, ये हांगकांग की जो राजनीतिक स्वायत्ता है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये सिर्फ एक समूह के खत्म होने की बात नहीं है, ये दिखाता है कि वहाँ नागरिक स्वतंत्रता का दायरा कैसे सिकुड़ रहा है। और वो जो एक देश दो प्रणाली वाला सिद्धांत था, उस पर भी अब सवाल और गहरे हो रहे हैं। इसका असर शायद आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति पर भी दिखे। और भू राजनीतिक तनाव भी जैसे चरम पर है। ईरान ने अपने फोडो ईंधन संवर्धन संयंत्र की मरम्मत शुरू कर दी है। ये वही प्लांट है जो जमीन के नीचे है और खबरें थी कि शायद अमेरिकी बंकर बस्टर बमों से वहां हमला हुआ था। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। और इसके ठीक बाद 23 जून को ईरान ने कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है वहां मिसाइलें दागी। हालांकि कहा गया कि ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया गया था। यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक तरह से जैसे को तैसा वाली स्थिति बन रही है और ये बहुत तेजी से हाथ से निकल सकती है। फोडो पर हमला, फिर एयरबेस पर ये जवाबी कार्रवाई, ये दिखाता है कि दोनों ही पक्ष अब काफी जोखिम उठाने को तैयार हैं। इस तरह की घटनाओं से पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। खासतौर पर तेल सप्लाई और जो समुद्री रास्ते हैं उन पर असर पड़ सकता है। सही बात है। और यूक्रेन में भी संघर्ष तेज हो गया लगता है। रूस ने हाल में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। 500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल हुए और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ हमलों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं है, ये शायद रूसी रणनीति में एक बदलाव का संकेत हो सकता है। हो सकता है वो यूक्रेन के रक्षा और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बेकार करने की कोशिश कर रहे हों। इससे शांति की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं वो और कम हो जाती हैं और पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ता है कि वो यूक्रेन को और मदद दें। और इसी माहौल में हेग में नाटो का शिखर सम्मेलन भी हुआ 24-25 जून को। इसमें सदस्य देशों ने एक बड़ा फैसला लिया है रक्षा खर्च को जीडीपी के 5% तक बढ़ाने का। साथ ही ट्रम्प ज़ेलेंस्की और ट्रम्प एर्दोगान के बीच अलग से बैठकें भी हुई। ये 5% वाला लक्ष्य ये तो बहुत बड़ा लगता है। बिल्कुल, 5% जीडीपी रक्षा पर खर्च करना एक बहुत बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। पहले लक्ष्य 2% का था, उससे ये काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि नाटो देश सुरक्षा खतरों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, खासकर रूस को देखते हुए। इससे यूरोपीय देशों की सैन्य क्षमताओं में काफी बड़े बदलाव आ सकते हैं। और जो ट्रम्प की द्विपक्षीय बैठकें हैं वो अमेरिका की बदलती विदेश नीति और कह सकते हैं कि व्यक्तिगत कूटनीति के बढ़ते महत्व को दिखाती हैं। अच्छा, अब जरा भारत की तरफ देखें तो यहाँ भी कई अहम चीजें हुई हैं। शिमला में ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सुधारों की घोषणा हुई है। ये संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए होता है। और जनवरी 2026 से टू व्हीलर्स के लिए एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, ये सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम है। जी। फिर दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत ऐप का नया वर्जन आया है और बेंगलुरु में 5 गीगावाट घंटे की एक बड़ी बैटरी स्टोरेज सुविधा लगाने की भी योजना है। ये दिलचस्प है कि कैसे मतलब एक तरफ दुनिया में इतना तनाव है और भारत घरेलू मोर्चे पर कई अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, डिजिटल समावेश और सबसे अहम ऊर्जा सुरक्षा और क्लीन एनर्जी की तरफ ये कदम। ये जो बैटरी स्टोरेज वाली बात है, ये भारत की ऊर्जा ज़रूरतें और जो क्लाइमेट चेंज को लेकर लक्ष्य हैं उनके लिए बहुत अहम है। हाँ, और भी कुछ खबरें हैं भारत से।
प्रधानमंत्री मोदी ने जैन आचार्य विद्यानंद जी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। भारत 2029 में विश्व पुलिस और फायर गेम्स की मेजबानी करेगा। ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है। जी हाँ। RNW हमारी जो बाहरी खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके नए प्रमुख की नियुक्ति हुई है। और संयुक्त राष्ट्र ने भारत की तारीफ की है शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए, मतलब वो बच्चे जिन्हें एक भी टीका नहीं लगा था। इन सब खबरों को अगर एक साथ देखें तो एक तस्वीर सी बनती है। जैसे रॉ में नेतृत्व बदलना, ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम हो सकता है। वहीं टीकाकरण में जो प्रगति है वो हमारी पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मजबूती दिखाती है। और ये पुलिस और फायर गेम्स की मेजबानी मिलना, ये भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका और सॉफ्ट पावर का भी संकेत है। तो देश बाहरी चुनौतियों से निपटते हुए आंतरिक सुधारों और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी ध्यान दे रहा है। बिल्कुल। और थोड़ा हटकर देखें तो कल्चर और एंटरटेनमेंट में भी काफी कुछ हुआ। अमेरिका में प्राइड मंथ मनाया गया। एप्पल की एक फिल्म आई है F1 रेसिंग पर, उसने पहले ही वीकेंड $55 मिलियन कमा लिए। अच्छा। रियाद में WWE का बड़ा इवेंट हुआ, नाइट ऑफ चैंपियंस। रैली में रॉकेट लीग मेजर का फाइनल हुआ। और अमेरिका में ही 32 टीमों वाला फीफा क्लब विश्व कप भी चल रहा है। हाँ, ये खेल और मनोरंजन की घटनाएं भले ही मुख्य खबरों से थोड़ी अलग लगे, पर ये भी ग्लोबल ट्रेंड्स का ही हिस्सा है। जैसे F1 फिल्म की सफलता ये दिखाती है कि कैसे अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बड़ी बजट फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं। और अलग अलग देशों में ये जो बड़े खेल आयोजन हो रहे हैं, ये ग्लोबल इकोनॉमी और टूरिज्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर इस पोस्ट पैंडेमिक दौर में। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर दिख रही है वो ये है कि एक तरफ तो भू राजनीतिक तनाव हैं, जलवायु संकट जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ भारत जैसे देश हैं जो घरेलू सुधारों पर और वैश्विक मंच पर अपनी जगह मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे खास बात शायद ये है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन का असर सुरक्षा पर पड़ता है, जियोपॉलिटिक्स से ऊर्जा बाजार हिल जाते हैं, और तकनीकी तरक्की तो समाज के हर पहलू को बदल ही रही है। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। सही कहा। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब राजनीति, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, समाज, हर क्षेत्र में इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हों, तो एक आम इंसान की जिंदगी पर इन सब का मिला जुला असर कैसा पड़ रहा होगा, इस पर सोचना जरूरी है।